थोड़ा सा भीड़ से हटना पड़ेगा। चलिए भाई, यहाँ पर हम जो चीज़ मैंने बताई एक बार उसको रीड कर लेते हैं कि वो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखो भाई, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तुम्हारे लिए हो ना हो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक, अभी जो मौसम चल रहा है बाबू, इसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। आई एम ट्राइंग, बट क्योंकि मौसम हमारे यहाँ का बहुत गर्म है तो यहाँ पर ठंडे मौसम वाली चीज़ नहीं हो सकती। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी साइकिल लगा के, देखते हैं सक्सेसफुल होता हूँ कि नहीं होता। ठीक है, बट हाँ मैंने एटलीस्ट इतना करा कि उन बीज के अंदर जड़ें आ गई, इतना मैं कोशिश मेरी सक्सेसफुल रही। अब वो पेड़ में बदल पाते हैं कि नहीं बदल पाते आई कांट से, बट क्योंकि ये मौसम अच्छा है, थोड़ा सा ठंडक है, बट हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है, उस लेवल की ठंडक नहीं है जितनी पहाड़ों में होती है ना। तो लीची उगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में जड़ें तो आ गई, देखते हैं वो पेड़ बनता है कि नहीं बनता। बट क्योंकि मौसम यहाँ बहुत गर्म रहता है इसलिए यहाँ कहीं लीची के पेड़ दिखने वाले नहीं तुम्हें, है ना, ठंडे एरिया में मिलेंगे वो। तो फिर भी ये मौसम इतना अच्छा है कि इसमें अगर कोई पेड़ लगाओगे, तुम 10 बीज उगाओगे तो एक चल पड़ेगा। ट्राई कर सकते हो, अगर किसी का बर्थडे आसपास है तो वो मान के उगा लो या ऐसे ही उगा लो, क्योंकि आसान काम है। इस वक्त तो तुम्हारे आसान हो जाएगा काम, मतलब तुम बीज फेंकोगे तो फेंकने से भी उग जाएगा वो। इस वक्त की कंडीशन ऐसी है क्योंकि बारिश होती रहनी, कंटिन्यूस पानी मिलते रहना है, मिट्टी में नमी है, पोरोसिटी है, इजीली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए भाई, ये H2O चाहिए, है ना भाई, यहाँ लिखा ना H2O, है ना, कंटिन्यूस चाहिए ग्रो करने के लिए। चलिए भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है ना। जो सनलाइट के अंदर एनर्जी है वो इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगी बायोकेमिकल एनर्जी में, है ना। नाउ कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो मैं भी बता रहा था, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बताया था मैंने आपको। किसकी हेल्प से हो रहा है सब कुछ, क्लोरोफिल की हेल्प से। ग्रीन कलर कितना इंपॉर्टेंट है तो समझ में आ गया होगा, है ना। थर्ड क्या हो रहा है इसके बाद, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 के अंदर ये H2 ऐड होना, जो टूटा था H2O में से, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। अब इन्होंने रिडक्शन क्यों बोला है, समझ में आ रहा है, क्या बताया था, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, बताया था ना, नहीं बताया था। हाँ, तो ये CO2 के अंदर क्या ऐड हो रहा है, H2, तो ये बना होगा ना CO और H का कंपाउंड C6H12O6, अभी तो बना होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर टर्म लिखे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज हैपनिंग एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, जब तक ये सनलाइट है तब तक ये प्रोसेस हो रहा है। These steps need not take place one after other, जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ये चलता आ रहा है। जहां धूप मिल गई इस क्लोरोफिल को वहां पर वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जहां एब्जॉर्ब्ड पड़ी है वहां से वो उसको तोड़ रहा है, जहां वो टूटी पड़ी है वहां वो उसको जोड़ रहा है। ये पूरे पेड़ में कहीं ना कहीं प्रोसेसेस चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, रैंडम ऑर्डर में। ठीक है, नाउ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने लिया हुआ है, डेजर्ट प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं। क्यों भाई, दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट फूड की एक इंटरमीडिएट फॉर्म बना के रखते थे तैयार पहले से, और फिर दिन में उसको फूड बनाते। वन ऑफ द अमेजिंग साइकिल, क्योंकि वहां पर इस लेवल की धूप है और इस लेवल की गर्मी है कि भाई उनके पास वो पानी बच ही नहीं पाता उतना कि वो उसको कर सके, टेम्परेचर इतना फिर ज्यादा है। इसीलिए वो शाम को जो हाइड्रेट मतलब वो ले लेते होंगे पानी है। हाँ, which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। रात में जिंदा कैसे रहते हैं प्लांट्स, अगर दिन में सनलाइट चाहिए, है ना, तो रात में जिंदा कैसे रहते हैं, लिखो होमवर्क।
ये होमवर्क है तुम्हारा, ये पता करना व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट, प्लांट्स के साथ रात में क्या होता है। और बहुत मजेदार मजेदार साइंटिफिक टर्म्स है इसमें। सर रात एक को तो प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं ना फिर। बाबू हर प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता, पर स्टिल तुम मान सकते हो ऐसा, ठीक है। रात में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये बात ठीक है। क्या हो रहा है एक्चुअल में, रिवर्स फोटोसिंथेसिस क्या है, और ये सारी चीजें साइंटिफिक टर्म्स के टर्म्स में आपको पढ़ना है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग, हाँ ये भी लिख सकते हो तुम, यूट्यूब पर सर्च मारोगे यू विल गेट सम एजुकेशनल वीडियोस, कोई से भी हो। ये डेजर्ट का स्पेसिफिकली इन्होंने दे रखा है क्योंकि डेजर्ट वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, नॉर्मल में भी तो कुछ अलग ही हो रहा होगा, है ना। तो ये होमवर्क है भाई, और मैं कोई होमवर्क दे रहा हूँ तो फिर देखो, तुम्हें भी पता है पिछले 2 महीने से कितना ही होमवर्क दिए मैंने, तो फिर वो जेन्युइन चीज़ है, उसको पढ़ना है। नहीं मिल पाता तो उनकी साइकिल थोड़ी सी अलग होगी, इन साइकिल्स को क्या बोल रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ना है भाई, थोड़ा सा होमवर्क। हालांकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं वहाँ पर, कोशिश ये करना कि किसी एजुकेशनल चैनल से ही पढ़ना, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के उठ पटांग बोल रहा है कोई, ठीक। इतना होमवर्क है तुम्हारा। नाउ तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। इसके लिए एक एक्टिविटी है, और उससे पहले थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों का हल्का सा और डिटेल्ड वर्जन देख लेते हैं, और कुछ उनके स्ट्रक्चर्स देखो। जो लीफ होती है बाबू, उस लीफ का क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि लीफ काटोगे तो अंदर से कैसी दिखाई देगी, बट लीफ काटने से पहले वो ऊपर से क्या क्या है उसके पार्ट समझता है। देखो एक लीफ में क्या होता है, सबसे बीच वाला एक लाइन होती है, ऐसे होती है, इसको बोलते हैं बाबू मिड रिब, क्या बोलते हैं इसको, मिड रिब, ठीक। और लीफ की जो लेयर होती है, मतलब ऊपर की तरफ और पलट के देखो तो दूसरी तरफ, है ना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर वैसे अलग अलग होता है, एक तरफ ज़्यादा डार्क और एक तरफ कम डार्क। जो पार्ट सनलाइट की तरफ है वो ज़्यादा डार्क है ना, वहाँ क्लोरोफिल ज़्यादा है, बिकॉज उसको ज़्यादा कैप्चर करना है सनलाइट को, है ना, नेचुरली ऐसा है। तो ये जो 2 लेयर हैं, है ना, पतली लेयर को लैमिना बोलते हैं, लैमिना, लैमिनेशन, पतली सी लेयर, आउटर कोटिंग, याद रखना लैमिना। तो ये क्या है हमारे पास, लैमिना, ठीक। आउटर लेयर जो है लीफ की, या इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ब्लेड शब्द का भी मतलब होता है पतली सी कोई सरफेस, ठीक है, पतली सरफेस को भी ब्लेड बोला जाता है, तो लीफ ब्लेड या लैमिना। और फिर बीच में जो जो मिड रिब है, ये आगे ऐसे डिवाइडेड होती है, ऐसे करके होती है कि नहीं पत्तियों में, इनको बोलते हैं वेन, क्या बोलते हैं, वेन। अब ये जो मिड रिब है, इस मिड रिब में क्या है, 2 हिस्से हैं, इसको अगर आप देखोगे इन्होंने तो बहुत सिंपल सा ऐसे करके 2 हिस्सों में काट दिया, ठीक है, बहुत इजीली, बट ऐसा भी नहीं है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप क्या कर सकते हो, आप किसी प्लांट की एक पतली सी टहनी, छोटी सी टूटे हुए की, जो नेचुरली टूटा हुआ हो ना, उसकी भी इतना सा टहनी काट देना, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट काट के एक ग्लास में इंक डाल देना, थोड़ी सी रेड कलर की, पानी मिला के, और इसको इसके अंदर डिप कर देना ऐसे करके 2-4 घंटे के लिए, ठीक है। नहीं ऐसे सीधी खड़ी, पूरी अंदर तक डिप मत करना, ऐसे सीधी खड़ी, है ना, पूरी डिप भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट सीधी खड़ी रखोगे। व्हाट विल हैपन, आप जब इसको ऊपर से ऐसे देखोगे, ऊपर से ऐसा गोल दिखाई देगा, ठीक है। और जब इसको माइक्रोस्कोप में या थोड़ा ऐसा कैमरे में देखोगे, तो थोड़ा जूम मार सके अच्छा सा, तो इसको ऐसे जूम करके देखोगे तो इसके अंदर जगह जगह पे ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे रेड कलर के, ठीक है। वो जो डॉट्स हैं वो क्या हैं, उनके थ्रू पानी ऊपर चढ़ा होगा, और पानी किसके थ्रू मूव करता है, 9th क्लास में पढ़ा, जाइलम। ये सारे जो डॉट्स हैं ना, ये डॉट पतले पतले ऐसे करके फाइबर्स हैं, इस लकड़ी के टुकड़े में ऐसे पतले पतले फाइबर्स हैं, जिनसे पानी चढ़ के ऊपर आया। या इसको जब ऐसे काट के खोल दोगे, फैला दोगे, तो देखना ऐसे लंबी लंबी
रेड कलर की लाइनें दिखेगी, वो सब जाइलम टिश्यू है। बात समझ में आई क्या? 6th क्लास में एक्सपेरिमेंट, सोचो तुम्हारे में भी था, बट कभी एक्टिविटी बेस्ड पढ़े नहीं होगे। हाँ जी बोलो। हाँ, पानी के अंदर, क्योंकि पानी जाइलम का काम ही है कि वो पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाता है, पूरे पेड़ में पहुंचाता है। जाइलम टिश्यू का काम ही है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, एक टिश्यू का नाम रख दिया जाइलम और दूसरे का रख दिया फ्लोएम, ऐसे बीच में ऐसे डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, है ना। तो जाइलम का काम है क्या? पानी पहुंचाना, इसलिए उसको थोड़ा सा ब्लू कलर का बना रखा है। और रेड कलर वाला पार्ट जो है वो क्या है? फ्लोएम है। फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। एंड फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, कहाँ से फूड कहाँ बन रहा है? लीव्स में। तो लीव्स से ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट वहां तक पहुंचाता है कौन? फ्लोएम्स। तो लीव्स तो अलग अलग जगह में है ना, और लीव्स ऊपर है। कुछ खाना तो नीचे के सेल्स को भी चाहिए होगा, जो नीचे का तना है, नीचे की रूट्स हैं, उनको भी तो चाहिए होगा। और ऊपर वाले लीव्स हैं या ऊपर कुछ चीज़ है जिसको ऊपर फूड चाहिए, ऐसा तो नहीं सारे लीव्स, मतलब ऊपर वाला लीव्स ऊपर का ही खाना बनाएगा, नीचे वाला लीव्स नीचे का। ये बनाते रहते हैं और एक दूसरे की तरफ बेचते रहते हैं। यानी कि फ्लोएम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है। फ्लोएम का फ्लो जो है वो कैसा है? मल्टी डायरेक्शनल। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है? मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बट जो जाइलम है वो पानी कहाँ से ले रहा है? रूट्स से। और कहाँ भेज रहा है? ऊपर की तरफ। या ऊपर से नीचे आ रहा है क्या पानी? नहीं। यानी कि वो कैसा है? यूनी डायरेक्शनल है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है। जाइलम और फ्लोएम में ध्यान रखना, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं आता, पर नीचे से ऊपर पहुंचा कैसे रहा है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर तो इधर उधर पहुंचाने के लिए उस लिक्विड को, ब्लड को हर्ट है, पंप करता रहता है, प्रेशर डेवलप करता रहता है और इधर उधर भेजता रहता है। व्हाट इज हैपनिंग इन रूट्स? ये पानी रूट्स में एब्जॉर्ब होकर ऊपर तक कैसे पहुंच रहा है भाई? क्या दिल है प्लांट्स के पास? नहीं है ना, तो फिर कैसे चल रहा है भाई? ये कैसे पानी नीचे से ऊपर पहुंच जा रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो समझाएंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तब वहाँ समझेंगे उसको डिटेल। हाँ तो जी, तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो क्या है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल, क्योंकि यहाँ पर एक बंडल बना हुआ है बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स का बना हुआ है ना, इसके अंदर ऐसे करके अलग अलग टाइप के फाइबर्स अंदर जा रहे होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ अब इस पत्ती को जब हम ऐसे करके यहाँ से कटे हुए पत्ती को जूम करके देखेंगे तो यहाँ मिलेंगे स्टोमेटा सेल्स, है ना। ये स्टोमेटा सेल्स जो हैं ये इन पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। बट हाउ? क्या होता है इनको अगर हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ये कुछ सेल्स दिखा रखे, ठीक है। ये बहुत सारे सेल्स हैं अलग अलग तरीके से, है ना। ये पूरा एक बड़ा सेल हो गया मान लो, ऐसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये सेल है अंदर के, अभी सेल के बारे में बात करेंगे। सेल से ऊपर कुछ लेयर्स हैं सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो सेल की खुद की सेल वॉल तो है ही, स्टिल उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स हैं। जैसे ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये है वैक्सी लेयर, वैक्सी क्यूटिकल। नेचुरल वैक्स होता है प्लांट्स के ऊपर जो पानी की ड्रॉपलेट्स को इनके ऊपर रुकने से रोकते हैं कि वो वहीं के वहीं मतलब फैले ना, एक पर्टिकुलर जगह पे रहे। क्योंकि उससे क्या होगा, एक ऊपर की तरफ एक कोटिंग बन जाएगी उसकी वजह से। अगर पूरे में गीला रहेगा तो फिर डस्ट आगे बैठ सकता है ना। पूरे में गीला रहेगा, पूरा ही गीला रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आके सीधा उस पानी के चक्कर में उस पूरे पेड़ को तोड़ देगा, है ना। तो एक वैक्सी कोटिंग होती है, और कोई और अदर ऑर्गेनिज्म उस वैक्सी कोटिंग से क्या होता है, फिसलेगा, ताकि पत्तियां खराब ना हो। ऐसा बचाने के लिए उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। वो वाटर प्रूफिंग का भी काम करती है और इंसेक्ट प्रूफिंग का भी काम करती है। स्टिल बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उसको भी खा जाते हैं, ठीक है। तो एक वैक्सी क्यूटिकल है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हार्श इम्पैक्ट से।
ऑन द अदर हैंड वी हैव अपर एपिडर्मिस, अपर मतलब ऊपर वाली, है ना। एपिडर्मिस, एपी शब्द कहीं भी लग जाए ना, ईपीआई या एपीआई, मतलब एट द टॉप, पढ़ा रखा है ना 9th में भी, ठीक, एट द टॉप। एंड डर्मा मतलब स्किन, तो सबसे ऊपर की स्किन जैसा, मतलब एक पत्ते के ऊपर वैक्सी कोटिंग के बाद अगर कोई स्किन जैसा कुछ है तो उसको क्या बोलोगे आप, अपर एपिडर्मिस। बस में क्या नाउ, अपर एपिडर्मिस का भी ये काम है कि भाई चलो ऊपर तो एक एक्सटर्नल धूप से बच गया, पानी से बच गया, बट कोई चीज अंदर तक ना चुभ जाए, अंदर तक ना घुस जाए, तो उसके लिए ये भाई सब बैठे होंगे। ठीक, नाउ अब मेन सेल की बात आ रही है यहाँ पर। सेल होते हैं, उन सेल के बीच में एयर गैप होता है बहुत सारा, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये क्या है हमारे पास, इनके अंदर ये लोअर एपिडर्मिस है ना, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भी तो एक लेयर होगी, वहाँ भी वैक्सी कोटिंग होती है बट ज़्यादा नहीं, ना के बराबर होती है। तुमने देखा होगा पत्ता ऊपर से तो चिकना सा लगता है, नीचे से चिकना नहीं लगता, क्योंकि नीचे चाहिए ही नहीं वैक्सी कोटिंग, ऊपर ऊपर चाहिए, ठीक है, नीचे की तरफ चाहिए ही नहीं, ठीक। सो इस वजह से कुछ में होती भी है, हर तरफ ही होती है, ठीक है, कुछ में हर तरफ ही वैक्सी कोटिंग होती है। तो अब ये जो गार्ड सेल हैं ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एयर सैप मतलब सेल के बीच का गैप जो है वो एयर सेल है। अब गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर क्या रहता है, थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट, बोले तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है पिगमेंट्स हैं, छोटे छोटे कलर्ड पिगमेंट्स हैं जो कि किसी लिक्विड के अंदर तैर रहे हैं, किसी लिक्विड के अंदर तैर रहे हैं। तो लिक्विड मतलब प्लाज्मा, और क्लोरो से आया क्लोरोफिल से, है ना, तो मिलके क्लोरोप्लास्ट बन गया। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्लोरोफिल भरा हुआ है, तो उसको बोला क्या, क्लोरोप्लास्ट। और वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है वो, ग्रीन कलर का। तो अगर हम इन गार्ड सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है, बीन शेप्ड में होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्लोरोफिल भरी होती है और लिक्विड भरा हुआ होता है, बोलते हैं वाटर, लिक्विड मतलब वाटर। इनके बीच में खाली गैप होता है, ठीक है, इनके बीच में क्या रहता है, खाली गैप। जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोमेटा सेल्स जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो फूल जाते हैं। जब ये मोटे होते हैं तो सिकुड़ने स्टार्ट होते हैं, मोटे हो गए थोड़े से, ठीक है, अपनी शेप चेंज करना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से इनके बीच की ओपनिंग क्या हो जाती है, वो खुल जाती है, और इसके थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर इनके पास पानी नहीं है, कम है, ये चलती जाती साइकिल, पानी नीचे से आता रहेगा और ये ऊपर से उड़ाते रहेंगे धूप में। धूप में ये पानी क्या होता है, भाप बन के इनकी पत्तियों से उड़ता रहता है। ये ट्रांसपोर्टेशन में पूरा प्रोसेस समझेंगे अच्छे से, स्टोमेटा का पूरा फंक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, भाप से, वो स्टोमेटा से वो पानी इवेपोरेट होता रहता है और ये सूख के फिर दोबारा से सिकुड़ जाता है। बस नहीं, ये स्टोमेटा कभी खुलते रहते हैं और कभी बंद होते रहते हैं। स्टोमेटल पोर बोलते हैं इस वाले गैप को, स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो पानी की वजह से ये फूलते भी हैं और पानी की वजह से ये सिकुड़ते भी हैं। पानी ज़्यादा तो फूलेंगे, पानी कम है तो सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, या क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान ये CO ग्लूकोज प्रोड्यूस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। वो हम यहाँ पर चेक करेंगे विद स्टार्च टेस्ट। स्टार्च अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जब प्लांट्स, ध्यान से समझना, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे स्टोर दैट ग्लूकोज इन टर्म्स ऑफ स्टार्च। जो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो धीरे धीरे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते रहते हैं, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है एक पॉटेड प्लांट लो विद वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या है? पैचेस। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या है? वेरीगेट, मुझे भी कोई रूट वर्ड तो ध्यान आ नहीं रहा। वेरीगेटेड,
तुम लोगों ने बता दो, तुम लोगों ने पेड़ों के अंदर पत्ते देखे होंगे जो कहीं कहीं से पीले पड़े रहते हैं और कहीं कहीं से हरे, ऐसे लीव्स को बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। वेरी तो हाँ, वेरी VARY से आ गया, वेरी टू चेंज, है ना, वहीं से आ गया टू चेंज, वेरीगेटेड। ठीक, तो वेरीगेटेड लीव समझ में आया भाई, ऐसे जो कहीं कहीं से पीले और कहीं कहीं से हरे, तो दिख रहा है भाई, हरे पीले लीव्स ले लिए तुमने। ठीक है, यूजुअली मनी प्लांट वगैरह में ऐसा होता है, क्योंकि उतनी धूप में मिलते नहीं, हम घर के अंदर पालते हैं उसको कि वो पूरे फ्रेश रहे हमेशा के लिए, है ना। चलिए, सो उस प्लांट को डार्क रूम में रखो 3 दिन के लिए। क्यों भाई? ताकि जो उसके अंदर स्टार्च स्टोर था वो उस स्टार्च को रीयूज कर सके। डार्क में रख दिया, डार्क में जिंदा तो रहना ही है ना उसको, ऐसे ही नहीं डार्कनेस होगी तो जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, डार्कनेस में जब वो जिंदा है तो उस समय पर वो स्टोर्ड स्टार्च को क्या कर लेंगे, यूज अप कर लेंगे। ठीक है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। 6-8 घंटे के लिए उसको कहाँ रख दें, सनलाइट में रख दें उस प्लांट को। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब उस लीफ को क्या करना है, उसमें ग्रीन एरिया क्या करने हैं, मार्क कर देना, मार्कर से मार्क कर लो, कुछ कर लो ऐसे, है ना, पहले से मार्क कर लिया। अब इसको बॉइलिंग वाटर में डिप किया कुछ देर के लिए और उसको बीकर में रख दिया, जो कि जिसके अंदर क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल यहाँ पर लिकर से मत रखिए, पीने वाली अल्कोहल नहीं, इथेनॉल। ठीक है, एक अल्कोहल है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, घोल लेता कुछ भी। अल्कोहल इज सच अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इट कैन डिजोल्व योर लाइफ टू, है ना भाई, याद रखना इस बात पर। इतना खतरनाक सॉल्वेंट है कि तुम्हारी लाइफ को भी डिजोल्व कर लेगा। चलिए, सो केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ, वाटर बाथ मतलब ऐसे पानी में डुबा के बाहर निकाल दिया, एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगन्स टू बॉइल। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको हीट करना है, उबालना एक तरीके से। नाउ व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको खुद ऑब्जर्व करनी है, ये ऑब्जर्वेशन, यहीं से ही क्वेश्चन बन के आएगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझ में आया, उस एक्टिविटी में खुद होते हैं वो क्वेश्चन। ये एक्सपेक्ट करती है बुक कि भाई पता करना है तुम्हें। ठीक, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें। नाउ क्या होगा वो देखेंगे। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन अगर स्टार्च से कंबाइन करता है, तुमने बचपन में 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में स्कूल के अंदर पोटैटो टेस्ट करा होगा। पोटैटो और आयोडीन का टेस्ट किस किस ने किया भाई, किसी को याद है? जब आलू के ऊपर आयोडीन डालते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, डार्क पर्पल में। डार्क पर्पलिश कलर सा हो जाता है उसका, है, क्योंकि पोटैटो के अंदर भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, एंड स्टार्च व्हेन इट गेट्स रिएक्ट विद आयोडीन इट चेंजेस इट्स कलर, पर्पल कलर कर लेगा अपने आप को। समझे बात? तो सिमिलरली वही चीज़ हमें स्टार्च टेस्ट करना है ना, स्टार्च है कि नहीं। ठीक, तो अब क्या कर रहा है वो, उसको जब आयोडीन सॉल्यूशन में रखा जाएगा कुछ देर के लिए, अब इस लीव को बाहर निकाल लिया और उसको थोड़ा सा साफ कर लिया, रिंस ऑफ विद रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, जो उसका आयोडीन चिपका हुआ होगा उसको क्या कर लिया, साफ कर लिया। Observe the color of the leaf and compare this with the traces of the leaf done in the beginning. ठीक है, जो तुमने कलर मार्क करे थे, जैसे यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट जिन जिन एरिया में तुमने वो कलर ग्रीन कलर मार्क करा था, उन्हीं उन्हीं एरिया में क्या दिखाई देगा आपको, पर्पल कलर दिखाएगा। इसका मतलब उन्होंने एरिया में क्या प्रेजेंट था, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बस उनमें व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ, क्या बता रहे हो भाई, स्टार्च है तो इट मींस सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट स्टार्च, है कि नहीं। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का, स्टार्च है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बोनेट,
कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनेगा C12H22O11, जो शुगर का होता है वही ऑलमोस्ट स्टार्च का होता है ऑलमोस्ट। हाँ भाई बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ही बताया सेम टू सेम। बंद भी रहता है और खुलता भी, जब खुलता है तो स्टोमेटल पोर, ठीक है। कब ओपन होगा? जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और जब वाटर रिलीज करेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। जब एब्जॉर्ब करेगा वाटर तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा। जब ये बंद रहेगा तो इसके थ्रू कोई भी गैसेज का एक्सचेंज नहीं होगा। यानी कि गैसेज एक्सचेंज करने में प्लांट का कौन सा पार्ट हेल्प कर रहा है? गैसेज एक्सचेंज करने में है लीव्स। अगर हम बोले व्हाट आर द लंग्स ऑफ द प्लांट? लीव्स, है ना। अब इसके अंदर ध्यान रखना भाई, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, बहुत सारा अमाउंट ऑफ गैसेज जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है इनसे। और एक और बात बताऊं, जब ये खुलते हैं स्टोमेटल पोर्स, जब पानी एब्जॉर्ब करे, अब ये पानी कहाँ जाता है कि जो सिकुड़ने लगते हैं? भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। जब पत्तियों के ऊपर धूप पड़ती है तो ये भाप बन के उड़ जाता है। और ऐसे प्रोसेस को जिसमें ग्रीन लीव्स की पत्तियों से पानी भाप बन के उड़ गए, उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और इसी ट्रांसपिरेशन की वजह से रूट्स के अंदर वो दम बनता है कि वो ऊपर की तरफ पानी खींच सके, क्योंकि ऊपर वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, लो प्रेशर जोन। जब ऊपर से भाप बन के वो उड़ जाएगा तो ऊपर क्या क्रिएट होगा? एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिस सक्शन प्रेशर से नीचे वाले पानी को वो खींचता है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, ऑलमोस्ट 70 to 90% पानी जो है पेड़ों के ऊपर जो तुम दे रहे हो वो भाप बन के हो जाता है। कितना? 70 to 90%। मतलब अगर तुमने एक पेड़ को उसकी लाइफ में 100 लीटर पानी दिया तो 70 लीटर पानी तक भाप बना के आ देता है, ठीक है। 70 से 90 लीटर पानी, सोचो, ठीक। बट वो जरूरी है उसके लिए, वरना सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा पानी का अगर भाप बना के उड़ाएगा, ठीक है भाई। सो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इट is important to note that the exchange of gases occur across the surface of the stems, roots and leaves as well. Since large amount of the water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. ना अपने मन तो है नहीं उन पे, मन तो है ही नहीं उन पे, सब कुछ नेचर के हिसाब से चल रहा। फिर भी भाई साहब कितने कितने साल तक जिंदा रहते हैं, ना कोई घर, ना कोई एसी, ना कोई जॉब, कमाने खाने वाली, नेचर के सारे जिंदा पड़े हैं, है ना। बस जिसने अपनी जड़ें मजबूत नहीं करी वो नेचर गिरा देती है उसको, है ना भाई। सेंचुरीज तक भी रह जाते हैं, है कि नहीं? सोचो यार, इतने सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होते हुए भी जिंदा है, और हम क्यों? हमें देखो मरे फिर रहे हैं खामा खा के बिना मतलब के। वो अपना खुद का खाना बनाना जानते हैं, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं किसी भी चीज़ की। और हम अपने खुद के खाने के लिए दूसरों को अपना खाना समझते हैं। बस समस्या यहाँ है, हम सबको नोच के खाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको फूड चाहिए, और हमें लगता है कि हम एक दूसरे से फूड लेंगे, है ना। हमें लगता है कि मेरे फूड की अरेंजमेंट इस सामने वाला करेगा, जब तक मैं इससे मॉनेटरी टर्म से फ़ायदा ना ले लूँ, क्योंकि हम मनी को फूड मान के बैठे हुए हैं। उस भूख को जब तक कम नहीं करोगे, जब तक नेचुरल भूख लगनी मतलब स्टार्ट नहीं होगी। अभी मॉनेटरी टर्म्स में भूख लगी लोगों को, ठीक है। इस पैसे को कभी अपनी खोपड़ी पे हावी मत हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना सही नहीं है, कमाओ जी भर के, मैं भी तो कमा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट खोपड़ी पे हावी मत हो जाना कि ये सोचो कि भाई कि पैसा ही सब कुछ है, और मेरे को किसी भी हाल में किसी भी टैक्टिक्स से दूसरों से लेना है। पैसे से याद आया, तुम्हारे 500 रुपये देना है,
ये कल फीस दे के गया मेरे को, गिन के लाया नहीं गधा, ठीक है, और 500 रुपये एक्स्ट्रा दे उसने। तब अगर मैं नोट के खाने वाला होता तो मैं रख लेता अपने पास, रख लेता कि नहीं रख लेता। रिटर्न करो भाई, तुम्हारे हक का है तो फिर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और तुम्हारे हक का नहीं है तो ये मेरे लिए एक पीस ऑफ पेपर के बराबर है। हालांकि मैं पीस ऑफ पेपर को डस्टबिन में उठा के डाल देता हूँ, ठीक, खुला तब भी नहीं छोड़ता। प्लास्टिक के नोट्स की बात, हाँ, कैनेडियन भी ऐसे ही है और नाइजीरियन भी ऐसे ही है, ठीक है, नाइजीरियन भी ऐसे ही, ठीक है, धुल जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं तो गल जाते हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, मतलब लेमिनेटेड नोट्स मान लो एक तरीके से, हैं, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आ भी सकता है। मतलब हमारे ये वाले नोट्स भी स्टिल इस लेवल के थे, तुम पानी में डुबा तो रख भी दोगे ना और फिर निकाल लोगे उसको, एज इट इज रहेगा, ये स्टिल इतना तो है अभी भी, ठीक है। बाकी देखो, हाँ ये है कि फट जाते हैं, लेमिनेटेड ये है कि थोड़ा सा उसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो ऐसे चिरेगा नहीं जैसे छिड़ जाता है, शीयरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। यहाँ आ जाओ भाई। सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, ये बात याद रखना। ये जो ओपनिंग हो रही है इसकी, ये किसकी हेल्प से हो रही है? गार्ड सेल। एक्चुअल में कुछ यहाँ पर है नहीं कि भाई इनके पास कोई मसल्स हैं या कुछ है कि ये मूव कर रहे हैं, इनके स्टोमेटा सेल्स वगैरह, ठीक। और ये जितना बड़ा दिख रहा है नहीं इतना, बहुत नन्ना मुन्ना सही है, ठीक। और एक नहीं है, करोड़ों गार्ड सेल होते हैं एक पत्ते पे, करोड़ों गार्ड सेल, ठीक है। सो गार्ड सेल का काम क्या है? वो ही फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। कैसे? देखो, दीज गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomata pore to open, कुछ अलग तो नहीं बताया। and similarly the pore closes if the guard cells shrink। बताओ, जितना भी समझाया एज इट इज लाइन में दिख रहा है, लाइन बाय लाइन, भाई इतना ही तुम लोगों से मैं डिमांड करता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें समझाया मान लो, फिर मैंने लाइन पढ़ी, मैच हो रही है सारी चीज़ें, नोट्स बना लिए, ऐसे ही घर जाके पढ़ लिया, हर चीज़ में मैंने समझाया, तुमने समझ लिया, घर जाके लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। इसमें दो फायदे हैं, ये भी पता चल जाएगा कि भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा कुछ छूट तो नहीं रहा, और कुछ ऐसा मिले सर एक चीज़ मैंने लाइन पढ़ी थी पढ़ी आप आपने पढ़ाया नहीं तो बता देना। कभी कभार स्किप कर जाती हैं, कभी कभार ये सोच के छोड़ देते हैं कि अगले टॉपिक में आएगा तो वहाँ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं भी आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहा था, है ना, तो वो जब ट्रांसपोर्टेशन आएगा तब वहाँ डिटेल में समझाऊंगा। हालांकि ऑलरेडी मैं यहाँ इस लेवल तक समझा चुका हूँ चीज़ों को कि तुम्हें अब ये बात बड़े प्यार से समझ में आ रही है जो भी यहाँ लिखी हुई है, ऐसा कि नहीं। तो नाउ एक और एक्टिविटी हमारे सामने जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो सनलाइट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक, एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, और मॉइस्चर प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, ठीक, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता? होता है, वाटर वेपर्स तो रिलीज होते ही है ना। सो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि मेजरली सनलाइट नेसेसरी है कि नहीं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या कह रहा है? टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के, सिमिलर, इन्होंने रोज प्लांट लिए हुए है ना, दो अलग अलग। अब उनको डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? मुरझा जाएंगे? हैं? नहीं मुरझाएंगे? बिल्कुल डार्क रूम में रख दोगे इन प्लांट्स को तो मुरझा जाएंगे भाई एक ही दिन में, ऐसे कि बस अब इनकी सांसें गई, ठीक। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, प्लेस अ वॉच ग्लास, ग्लास प्लेट इसलिए ऐसे ट्रांसपेरेंट ऐसे कवरिंग कर दी। बेल जार मतलब ऐसा होता है जैसे तुम लोगों ने घर के अंदर कभी देखा होगा ना, वो आती है
क्रॉकरी आती है, इस टाइप की प्लेट रहती है, ऊपर ढक्कन ट्रांसपेरेंट रहता है पूरा ऐसे कवर्ड वाला, उसको उठाओ है ना, उसको कम ढक लो, ऐसे होता है ना, सेम ऐसा ही है, मतलब बेल जार बोलते हैं इसको, है ना, बेल जैसा शेप रहती है, अब जार है क्योंकि कवर कर रहा है ऐसा, तो ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ ऐसा उसको ढक दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी आते हैं। तो कुछ उस तरीके का ही एक सेटअप लिया हुआ है और अंदर वॉच ग्लास ले लिया जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, ठीक है। एक प्लांट में ऐसा करा और एक प्लांट में ऐसा नहीं करा, ठीक। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब जब तुम वो जार रखोगे, जब वो जार रखोगे तो उस जार के अंदर कुछ गैस रह जाएगी, उसके अंदर CO2 भी होगी, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी। पेड़ को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इतनी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ना चाह रहे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि वो जार के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रह जाए। एक्चुअल में पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेगा, रिएक्ट करेगा और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन के आ जाए, what is the function of potassium hydroxide in this activity? तो लिख पाओगे कुछ, लिख दोगे ना, it helps in the absorption of carbon dioxide. हाउ, वो उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है भाई। चलिए जी, क्या होता है वो पढ़ ही चुके हो तुम, बाकी आगे मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ोगे, ठीक। कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स, यूज वैसलीन, वैसलीन जार के जो गोला वाला हिस्सा है ना, ये वाला कवरिंग वाला ऐसे, इसके चारों तरफ, पता क्यों, ताकि वो एक आर्टिफिशियल सील जैसा बन जाए कि बाहर से कोई गैस लीक ना करे। देख लो, बिल्कुल मार के छोड़ेंगे इसको, हैं, सांस ही नहीं आने दे रहे इसको। सो यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस पे तुम रख रहे हो ना इसको, वो भी खुद अपने आप में बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उबड़ खाबड़ हुआ तो लीक कर जाएगी गैस, है ना। कांच ही मान लो, कांच के ऊपर ही रख रहे हो तुम उसको, या टाइल्स के ऊपर ऐसे, जैसे ये टाइल्स है ना। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours. नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो हमने पहले किया था। इन दोनों में से कौन से में स्टार्च बनेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। As in the activity, do both the leaves show the presence of same amount of starch? दोनों में अलग अलग स्टार्च होगा, और तुम्हें रीजन भी पता है क्यों। एंड व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी, जब हमने 3 दिन तक उनको मुरझा के रखा था तो हमें वहां से ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। एक तो सनलाइट एक नेसेसरी कंडीशन बन गई, और दूसरा CO2 से अपना फूड बना रहे कि नहीं बना रहे, फूड मतलब वही स्टार्च, बोले तो ग्लूकोज बना रहे कि नहीं बना रहे, ठीक है। क्योंकि बनाते रहे, वो ग्लूकोज बनाते रहेंगे और उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते जाएंगे, इसलिए हम स्टार्च चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्लूकोज को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूकोज कोई कलर चेंज नहीं करने वाला, स्टार्च चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में ये जिंदा रहे कि नहीं रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और इन्होंने CO2 की एब्सेंस में फूड बनाया कि प्रेजेंस में फूड बनाया, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में यहाँ पर ये फूड बनाएंगे और यहाँ पर फूड नहीं बनाएंगे, या कम बनेगा, जो भी बन रहा होगा पहले से, पहले के मुकाबले जो भी बना हुआ होगा उससे बहुत कम बनेगा। सो बेस्ड ऑन दी 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अबव, 2 एक्टिविटी कर ली हमने, एक में देख लिया कि भाई किस तरीके से जब हमने उसको डार्क रूप में रखा तो स्टार्च की मात्रा कम हो गई, वहाँ से हमें पता चल गया सनलाइट कितनी नेसेसरी है, और दूसरे में हमें ये पता चल गया कि CO2 कितनी नेसेसरी है। We designed the experiment to demonstrate the sunlight is essential for the photosynthesis. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements.
बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, है ना भाई। खुद ग्रो करने के लिए भी तो उन्हें कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। बट समस्या यहाँ है, समस्या यहाँ है कि वो नाइट्रोजन अपनी पत्तियों से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मजे ही आ जाते, पता नहीं मजे आ जाते या हम जिंदा रह पाते कि नहीं, जो भी जैसा है वही नेचुरल है, ठीक है। हम अगर मगर नहीं कर सकते नेचर में, बट हाँ अगर ऐसा होता तो पेड़ बहुत बड़े होते, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते। क्यों? 70% नाइट्रोजन अवेलेबल है सांस खींचने के लिए। जैसे अगर 70% ऑक्सीजन होती ना, ठीक है, एक मच्छर का साइज एक चूहे जैसा होता, इतने मोटे मोटे मच्छर दिखते तुम्हें, ठीक। और हम खुद भीमबली जैसे होते, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। हाँ क्या समझे नहीं? क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है ना भाई, तुम्हें कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, ठीक है। जब ग्लूकोज चढ़ती है तो ऑक्सीजन मीटर क्यों लगा देते साथ में, कि ग्लूकोज तो हमने सीधा पहुंचवा दिया, अब उस ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को, ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, जिससे तुम्हारी बॉडी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और जल्दी से थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश करेगी। समझे बात? पुराने टाइम में हरियाली भरपूर मात्रा में थी, कोई गाड़ी थोड़ी ना थी धुआं निकालने के लिए जो पॉल्यूशन, तो पुराने टाइम में हो सकता है कि उस समय पर ऑक्सीजन की मात्रा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रहती हो, ठीक है, जो वो इतने अच्छे से वेल डेवलप्ड बॉडी लेके घूम रहे हैं। सिमिलरली तुम ऐसे एरियाज़ के लोगों को देख लो जो, जहाँ पर ऐसे पॉल्यूशन जो हम झेल रहे हैं फिलहाल वो नहीं है, उनकी बॉडी ऑलरेडी हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तुम यूरोपियन और हाँ अफ्रीकन यूरोपियन लोगों को देख लो, अफ्रीका में तो खैर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है ही नहीं, डेवलप्ड है प्रॉपर तरीके से बॉडी ली, ठीक है, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पचा रहे हैं, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है ही, बॉडी स्ट्रेंथ है ही ज़्यादा। 6-6 फुट की तो लड़कियाँ हैं एवरेज, यूएसए में, यूरोप में। हाँ हाँ, एवरेज हाइट है लड़कियों की वहाँ पर इतनी 6 फुट। यहाँ एवरेज हाइट कितनी है? 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच या एवरेज हाइट है लड़कियों की। और बॉयज़ की भी घट गई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। इंडिया में हाइट की एवरेज, हाइट का एवरेज घटना, इसको न्यूट्रिशन इंडेक्स माना जाता है कई देशों में। इंडिया में एवरेज हाइट आज से 10 साल पहले या 7-8 साल पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस समय पर बताया कि इंडिया में एवरेज हाइट घटी है, और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, एवरेज हाइट का घटना, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिशन बचपन से प्रॉपर नहीं मिल रहा, पॉल्यूशन इतना मिल रहा है, फिर खाना में मिलावटी, फिर तुम्हारी आदतें इतनी अच्छी हैं कि भाई साहब फ़ोन देखे बिना तो खाना नहीं खाना, है ना। देखो ना आजकल के बच्चे, सामने जब तक इन्फो बैल टिंग 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 टिंग, तभी खाना खाएगा, जब तक वो बेल ना बज जाए, यूट्यूब के चैनल्स ना चल जाए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, तभी खाना पाएंगे, है। चलिए, हेलो, हाँ जी जी सर, नमस्कार। हाँ जी जी जी। हो सकता है वो 1 MB से कम हो फाइल शायद, एक बार उसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी कर लो सो दैट 1 MB से ऊपर हो, क्योंकि मैंने 1 से 10 MB तक का उसमें डाल रखा है, 1 से 10 MB तक का डाल रखा है शायद, क्योंकि उसमें फॉर्म में इतना लिखा हुआ था जब मैं सेटिंग कर रहा था, मुझे भी लगा कि वो 1 MB से शायद नीचे लेगा नहीं। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए सर। So water used in photosynthesis is taken up from the soil by roots, है ना। और जो न्यूट्रिशन है वो भी रूट से ही लेके जा रहे हैं वो,
बात हो रही थी पत्तियों से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते ही नहीं भाई, ऐसा करते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं पेड़, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। बट ये रूट्स तक पहुंच कैसे रही है भाई नाइट्रोजन, सॉइल में कैसे डिजॉल्व हो जा रही है अपने आप कहीं? और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। हाँ क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं यूजेबल फॉर्म में, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और हालांकि कैसे, ये नहीं कि सांस ले रहे नाइट्रोजन वाली, कि वो सांस खींच रहे नाइट्रोजन की और फिर उसको कन्वर्ट करके कुछ बना रहे, नहीं। व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, वी यूज मैन्योर, वी यूज यूरिया, है ना भाई, फर्टिलाइजर एक केमिकल मैन्योर है ना, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। दे ऑल आर नथिंग बट फुल ऑफ कार्बन, फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड फुल ऑफ नाइट्रोजन। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो नाइट्रोजन उसके अंदर है। वो उस यूरिया वाली नाइट्रोजन को तोड़ते हैं और उसके अंदर से उसको यूजेबल नाइट्राइट्स बनाते हैं, एंड देन वो एब्जॉर्ब होकर प्लांट के अंदर पहुंचते हैं। सीधा नाइट्रोजन सांस के तौर पर नहीं खींच रहा ना वो बैक्टीरिया और ना ही प्लांट। बारिश पड़ती है तो फिर ये जो नाइट्रोजन है ये जब ऊपर पहुंचती है, ऊपर जाके पानी के साथ रिएक्ट करती है, थोड़ी बहुत नाइट्राइट्स बना लेती हैं, फिर वो बारिश के साथ नीचे आके गिरती है तो वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं इस तरीके से। इसलिए बारिश पेड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए खाद इंपॉर्टेंट है। जब बारिश नहीं हो रही, ना बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की सप्लाई कहाँ से करोगे? तो हम अलग से सीधा यूरिया डालते हैं कि यूरिया ब्रेक डाउन होगा जैसे तैसे और उसके अंदर वो पहुंचा देगा नाइट्रोजन। दिस इज हाउ प्लांट्स ग्रो। उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। मैक्रो न्यूट्रिएंट है, अपने आप में पढ़ा है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। और ये नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, ये भूल गए बेटा? एक एक चीज है आपस में कनेक्टेड है, ठीक। सो रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन जिसके बारे में बात कर रहे थे, phosphorus and iron, magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds, and this is taken up in the form of inorganic nitrates and nitrites produced by those bacteria or different chemical reactions, है ना, यही एक्सप्लेन कर रहा था कि नहीं? Now, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen। ठीक है भाई, यहाँ तक की सारी चीज़ समझाई मैंने अच्छे से, समझ में भी आ गई, वो सब बुक में भी दिखाई दे रहा है, नोट्स बन जाएंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।